बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर भी एडेमिन डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है और आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरह से इन्वर्स ऑपरेटर को सेलेक्ट करेंगे। यानी पीडीज़ में हमेशा एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं, तो कौन सा इन्वर्स ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट द इन्वर्स ऑपरेटर। अब यहाँ एक पीडी दी हुई है, इस पीडी को सॉल्व करके हम इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन ये एक पीडी देखें। इसका मतलब ये है इस यू सब टी का कि ये असल में लिखा हुआ है पार्शियल यू बाय पार्शियल टी प्लस सी, और इस सबस्क्रिप्ट एक्स का मतलब है कि हमें यू का डेरिवेटिव लिखना है एक्स के रिस्पेक्ट से और इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक पीडी दी हुई है, ये मैंने यहाँ लिख दी है पीडी। इस पीडी में ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है एक्स के रिस्पेक्ट से और एक है टी के रिस्पेक्ट से। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इस टर्म को यूँ एल टी यू प्लस सी एल सब एक्स यू। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दी है। बस मैंने किया क्या है कि u एज इट इज़ और पार्शियल ओवर पार्शियल t की जगह एल टी लिख दिया है, और u एज इट इज़ और पार्शियल ओवर पार्शियल x की जगह मैंने एल एक्स लिख दिया। तो एल टी का मतलब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पार्शियल ओवर पार्शियल t है, और एल एक्स का मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल x। ठीक है, इसी को देखते हुए आपने यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई नहीं, डिफाइन करना होता है। तो इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो एल टी इन्वर्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, याद रखें ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका जो इन्वर्स होगा वो एक इंटीग्रल होगा। ठीक है, एक इंटीग्रल होगा जिसकी लिमिट होगी ज़ीरो से, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगी। और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये किसके रिस्पेक्ट से, टी के रिस्पेक्ट से, तो ऊपर लिमिट होगी टी, साथ में आएगा डी टी। एल एक्स इसका इन्वर्स क्या होगा जी, एक डेफिनेट इंटीग्रल होगा, और वो कहाँ से होगा, ज़ीरो से लेकर टी तक। ये एक ऑपरेटर है, ज़ीरो से टी तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर है, ज़ीरो से टी नहीं, ज़ीरो से एक्स तक। एक्स तक क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स के रिस्पेक्ट से है। ठीक है, तो ये ज़ीरो से एक्स, और साथ में हम लिख देंगे डी एक्स। और ये हमारी इक्वेशन है जो हमने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखी हुई है, ये वाली। अब इस इक्वेशन को पर हमने क्या अप्लाई करना है, इन्वर्स अप्लाई करना है। या तो मैं एल टी इन्वर्स अप्लाई करूँगा या मैं एल एक्स इन्वर्स अप्लाई करूँगा। तो सम टाइम ऐसा होता है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल्स में हमने देखा था, हमने एक्स सोल्यूशन भी निकाला था और वाई सोल्यूशन भी निकाला था। तो मतलब आप दोनों ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये बहुत स्पेसिफिक किस्म का क्वेश्चन है, इसमें हम एल एक्स इन्वर्स बोथ साइड अप्लाई नहीं कर सकते, हमें एल टी इन्वर्स ही अप्लाई करना होगा बोथ साइड। उसकी रीज़न क्या है और हमें पता कैसे चलेगा, उसकी रीज़न है ये कंडीशन। आपने हमेशा कंडीशन को बड़े गौर से देखना है। इस कंडीशन को ज़रा देखें, क्या है ये कंडीशन। ये कंडीशन ये कह रही है, अच्छा इस इक्वेशन को देखते हुए हमें क्या पता चल रहा है कि जो u है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब कंडीशन ये दी हुई है कि u x कॉमा ज़ीरो, इसका क्या मतलब है कि u की वैल्यू x है, ये इज इक्वल टू x दी हुई है, जबकि t की वैल्यू क्या दी हुई है, ज़ीरो। तो ये जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये कंडीशन असल में किस पर है, ये टी पर है। ठीक है, कंडीशन टी पे डिफाइन की गई है। टी पे डिफाइन करने का मतलब है कि टी की किसी खास वैल्यू पर डिफाइन की गई है। ठीक है, तो चूंकि कंडीशन हमें टी पे दी हुई है, लिहाजा हम इन्वर्स ऑपरेटर भी एल टी इन्वर्स अप्लाई करेंगे। फर्ज करें ये कंडीशन ऐसे नहीं दी हुई होती, ये कंडीशन यूँ दी हुई होती। सपोज कर लेते हैं जस्ट फॉर डिस्कशन, यू
0, t इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी दी हुई है, ठीक है, 3 दी हुई है, हम क्या करते, हम चूंकि कंडीशन x पे दी हुई है, जब x 0 होगा t की वैल्यू t ही होगी, तो u की वैल्यू 3 होगी। चूंकि कंडीशन x पे दी हुई है, लिहाजा हम इस pd पर, ये जो pd है, इस पर जो हमने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखी हुई है, इस pd पे इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करते, ये वाला, ठीक है। तो बात बड़े वाज़ेह हो गई है कि अगर कंडीशन t पे दी हुई होगी तो हम LT इन्वर्स अप्लाई करेंगे, अगर x पे दी हुई होगी तो फिर हम LX इन्वर्स अप्लाई करेंगे, और अगर दोनों पे दी हुई है फिर आपकी मर्ज़ी हो जाती है कि आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में देखा है कि हमने x सोल्यूशन भी निकाला है और y सोल्यूशन भी निकाला है, और उसकी वजह ये थी कि हमें x पर भी कंडीशन गिवन थी और y पे भी गिवन थी। तो इधर हम x सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, सिर्फ t सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और t सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपने PD ऑपरेटर की फॉर्म में लिखी है, इस पे अब आपने LT इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो t सोल्यूशन होगा। तो इस केस में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओनली t सोल्यूशन। हम x सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात हम देख चुके हैं कि चाहे x सोल्यूशन हो, चाहे t सोल्यूशन हो, चाहे y सोल्यूशन हो, सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस PD को दोबारा लिख रहा हूँ ऑपरेटर की फॉर्म में, ताकि बाकायदा हम सोल्यूशन का आगाज़ करें। LTU प्लस LXU, C भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अप्लाई करेंगे जी, क्या अप्लाई LT इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा LT इनवर्स LTU। इस टर्म के साथ भी LT इनवर्स लिखना है और इसके साथ भी LT इनवर्स, ठीक है, प्लस LT इनवर्स C LXU इज इक्वल टू, और 0 का जो पर अप्लाई करेंगे LT इनवर्स तो वो 0 ही आएगा। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ये देखें, ये ऑपरेटर है और ये उसका क्या है, इन्वर्स है। तो जब भी ऐसा हो कि ऑपरेटर हो, ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है U पे और पीछे इसका इसी ऑपरेटर का इन्वर्स है, ठीक है, तो ये ऑपरेटर है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये इस ऑपरेटर का इन्वर्स है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, पिछले लेक्चरों में, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लें। अच्छा, ये यहाँ पे तो ऑपरेटर है LX, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी इन्वर्स है, मगर ये जो इन्वर्स है ये इसका इन्वर्स नहीं है। तो मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि जब ऑपरेटर हो, ऑपरेटर और इसी ऑपरेटर के बाहर इसी का इन्वर्स हो, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग अ रिलेशन। और वो रिलेशन क्या था कि LT इनवर्स LTU जो है वो बराबर किसके होगा। पहले हम U को एज इट इज़ लिखेंगे, U फंक्शन है X और T का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर U लिखेंगे X एज इट इज़, और T की जगह आपने 0 लिखना है, ठीक है। ये रिलेशन है, हमने लास्ट टाइम ये ड्राइव भी किया था। ये हम पुट कर देंगे जी, यहाँ पे क्या बनेगा जी, इस पूरे की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो क्या बनेगा, UXT माइनस U ऑफ X, 0 प्लस यहाँ पे LT इनवर्स C LXU इज इक्वल टू 0। जब आप इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करते हैं इक्वेशन पे, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि हम U को आइसोलेट करें, इस U को। तो इसको आइसोलेट करने का तरीका ये है कि बाकी टर्म्स को आप राइट पे ले जाएं, बाकी टर्म्स राइट पे चली जाएंगे, इसीलिए साइन भी चेंज हो गए हैं। LX, 0 क्या दिया हुआ है, ये देखें, U X, 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, X, ठीक है। तो यहाँ मैं लगा दूंगा यहाँ पे X, U X, T इज इक्वल टू X माइनस LT इनवर्स C
एल एक्स यू। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम अपनी डीकम्पोजिशन सीरीज़ डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम डिफ़ाइन करते हैं जी एडोमियन डीकम्पोजिशन, जो हमारी सीरीज़ है जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन सीरीज़। ठीक है, और हम ये सपोज करते हैं कि ये जो यू ऑफ एक्स टी है ये बराबर है किसके, यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी कहलाती है एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, इसे हम डिकम्पोजिशन सीरीज़ कहते हैं, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसको हम यूँ लिखते हैं, इज इक्वल टू समेशन एन रन्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी और यू एन और एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये यू एन जो है, अच्छा ये जो यू नॉट यू वन यू टू यू थ्री ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं इस इनफाइनाइट सीरीज़ के, जिसमें ये कहलाता है ज़ीरोथ कंपोनेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़ीरोथ कंपोनेंट है, ये इसको फाइंड करना आपको आना चाहिए, तभी आगे आप प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये ज़ीरोथ कंपोनेंट है, तो सबसे पहले हम ये निकाल, अच्छा तो यहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन सीरीज़ डिफ़ाइन कर दी, इसको अब आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, जब आप u को आइसोलेट करेंगे तो आइसोलेट करने के बाद आप डिकम्पोजिशन सीरीज़ डिफ़ाइन करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। अच्छा जी, तो मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ इस u को जिसको हमने आइसोलेट किया है, वो है x माइनस एल टी इनवर्स सी एल एक्स यू। यस, और इसमें अब ये मैं यहाँ भी लिख दूंगा समेशन एन रन्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने लिखा है इसकी जगह पे डिकम्पोजिशन सीरीज। ठीक है, बाकी रकम एज इट इज़, एक्स भी एज इट इज़ माइनस एल टी इनवर्स भी एज इट इज़ सी एल एक्स, और यू की जगह मैं लिखूँगा समेशन एन रन्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप अपने समझने के लिए इस ये समेशन है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी रिकरेंस स्कीम लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लिखना सिखाया भी है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, चेक करें, यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू एक्स माइनस एल टी इनवर्स सी एल एक्स, और इस पूरी की जगह मैं लिखूँगा यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, हमारी जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी वो यू नॉट के हवाले से क्या हुई थी कि देखें, ये जो इन्वर्स ऑपरेटर है, इन्वर्स ऑपरेटर, इसके सामने जो भी लिखा हुआ है ना, ये इसका आर्गुमेंट है। ठीक है, ये इसका आर्गुमेंट है। अब इस आर्गुमेंट के अंदर चेक करें क्या वो डिकम्पोजिशन सीरीज मौजूद है, जी मौजूद है, यू नॉट यू वन ये मौजूद है। ठीक है, तो आप इस पूरी टर्म को छोड़ दें और जो बाकी बच गया वो आपका यू नॉट है। तो यू नॉट हमारा क्या है जी, यू नॉट हमारा है एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट यू नॉट इज इक्वल टू एक्स। और फिर हम रिकर्सिव स्कीम डिफाइन करते हैं, जिसको मैंने डिफाइन करना आपको लास्ट टाइम दो तरीक़ों से सिखाया था। रिकर्सिव स्कीम डिफाइन करते हैं हम, और रिकर्सिव स्कीम कैसे डिफाइन करते हैं, यू नॉट तो आ गया है, ठीक है, एक्स, तो इसको तो आप भूल जाएं। अब होगी बात यू वन यू टू यू थ्री ये कैसे फाइंड होंगे। ठीक है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, उसको मैं रिकर्सिवली कैसे लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखूंगा यू के प्लस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये वाली यू वन यू टू यू थ्री, इसको मैंने ऐसा लिख दिया यू के प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये एक्स की वैल्यू तो यू नॉट की थी, इसको तो आप भूल जाएं, बाकी क्या बचा माइनस एल टी इनवर्स सी एल एक्स। और मैंने आपको बताया था कि जो इनफाइनाइट सीरीज होती है ना, ये देखें ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, यू नॉट को छोड़ के भी एक इनफाइनाइट सीरीज है,
और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, u1 से, तो इसको मैंने लिख दिया uk+1। अच्छा, ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये जो आर्गूमेंट के अंदर है, इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ k+1 है तो अंदर एक कम आएगा, तो यहाँ आएगा uk, ठीक है। अगर इसे मैं k+2 लिखता तो अंदर होता k+1, एक कम हमेशा। और k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? k की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। इसकी भी मैंने रीज़न बताई थी आपको कि k की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो ये आना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है u0 को छोड़ के। अब अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0+1 क्या होता है, 1, तो u1 आ रहा है। अगर मैं k को 1 से स्टार्ट करूँगा, सपोज कर लेते हैं कि गलती से किसी ने k की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर ली और 1 वो यहाँ पुट करेगा, तो 1+1 क्या आएगा, u2, u1 नहीं आ रहा। तो k की वैल्यू को आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए एडजस्ट करना है कि क्या पुट किया जाए कि u1 आ जाए, ठीक है। और अगर आपने u यहाँ लिखा हुआ uk, ठीक है, तो अंदर होगा k-1, हमेशा एक कम। बहरहाल अब हम इसमें k की वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। पहले पुट करेंगे हम k की वैल्यू 0, तो ये क्या बन जाएगा, u1 = -LT इनवर्स C LX और ये u0 ऑलरेडी हमारे पास है। ये u0 जो है, ये इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और वो है x। अब u1 जो है वो बराबर आएगा किसके, -LT इनवर्स C। अच्छा, L सब x का मतलब ये है कि आपने u0 का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, ठीक है। और u0 कितना है, x, तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 1 इंटू C क्या आएगा, C, और C एक कांस्टेंट है, माइनस, और LT का क्या मतलब है कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से t, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, इस पूरे का आंसर आ गया 1 इंटू C को इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट से। C कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, u1 =-c, 0 से t को इंटीग्रेट करें dt, और dt का इंटीग्रल t होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ct आएगा, ये u1 आ गया, ठीक है। चूँकि हमें ये u0, u1, u2 ये फाइंड करने होते हैं जो डिकम्पोजिशन सीरीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं। तो u1 आ गया। अब u2 की बारी है। u2 कैसे फाइंड करेंगे जी? u2 फाइंड करने का तरीका ये है कि अब हम पुट करेंगे k = पहले हमने 0 पुट किया था, अब k = 1 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे 1, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये डिकम्पोजिशन सीरीज है, इसमें हमने पुट करना है ये वाली डिकम्पोजिशन सीरीज, सॉरी ये रिकर्सिव स्कीम है, डिकम्पोजिशन सीरीज नहीं है, ये रिकर्सिव स्कीम है, इसमें पुट करना है। k की जगह हम पुट करेंगे 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा क्या, 1 + 1 2 माइनस LT इनवर्स C LX, और ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ k की जगह 1 आएगा क्योंकि अब हम 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो u1 की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, u1 की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी, वो ये है, ठीक है। तो u1 हमने अपने पिछली आइटरेशन में निकाली है, वो ये आई है, ठीक है, -CT। अब वो यहाँ पुट करेंगे u2 = -LT इनवर्स C, और यहाँ पे आएगा -CT u1 की जगह। अब इस L सब x का मतलब ये है कि इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है t के x के रिस्पेक्ट से। C भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ये 0 हो जाएगा, 0 C से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, और 0 की इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0। अच्छा, u2 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, दिस इम्प्लाइज दैट u3 u4 u5 और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक है, ये सब के सब 0 हो जाएंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर देख लें। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब देयरफॉर जो ux ऑफ t था वो किसके बराबर था, वो बराबर था u0
प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। यू एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू यू नोट की वैल्यू हमने निकाली थी x और u1 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस सी टी, ये माइनस सी टी, ये हमने पुट कर दिया। बाकी तमाम वैल्यूज़ हैं ज़ीरो। तो यू एक्स ऑफ टी क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें जो बात हमने सीखी है वो क्या है, वो ये है कि हमने एल टी इनवर्स अप्लाई किया था अपनी इक्वेशन पर, ठीक है। ये एल टी इनवर्स, इस पी डी को जब मैंने ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं या तो एल टी इनवर्स अप्लाई करूं या एल एक्स इनवर्स अप्लाई करूं। जब भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं वहाँ गड़बड़ ज़रूर होती है, ठीक है। तो सम टाइम ये ऑप्शन काम कर जाते हैं कि जी आप कोई सा भी यूज़ कर लें, लेकिन सम टाइम गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एल एक्स इनवर्स अप्लाई कर दूँ और फिर मैं फंस जाऊँ आगे जाके, इक्वेशन में सॉल्व ही नहीं होना और फिर बंदा स्टक हो जाता है। टाइम तो होता नहीं है इतना एग्जाम में कि जी ये क्या हो गया और ठीक है सवाल छूट देता है। तो बहरहाल हमने एल टी इनवर्स अप्लाई किया और उसकी रीज़न मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पे इस आप कंडीशन को देखें और ये कंडीशन में आप देखें कि किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। तो कंडीशन ये बता रही है कि u की वैल्यू x है जबकि t की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो कंडीशन दी हुई है एट t इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो जब ज़ीरो पे कंडीशन दी हुई होती है, सॉरी t पे कंडीशन दी हुई होती है, तो आप एल टी इनवर्स ही अप्लाई करेंगे बोथ साइड। लेकिन अगर t पे भी कंडीशन दी हुई है, x पे भी दी हुई है, तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, फिर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस उस एग्जाम्पल से हम जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि हम कौन सा इन्वर्स ऑपरेटर लेना चाहिए, ठीक है। हम जस्ट उससे ये देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द गिवन पीडी। इस पीडी को देखते हैं, यू एक्स प्लस यू सब वाई प्लस यू सब जी इज इक्वल टू यू। और कंडीशंस क्या दी हुई है वो देख लेते हैं। तो कंडीशन दी हुई है यू एक्स ज़ीरो जी इज इक्वल टू वन प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल जी। और एक कंडीशन ये दी हुई है ज़ीरो वाई जी इज इक्वल टू वन प्लस एक्सपोनेंशियल वाई प्लस एक्सपोनेंशियल जी। और एक कंडीशन ये दी हुई है यू एक्स वाई कोमा ज़ीरो और ये है वन प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल वाई। ये कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है वेयर, हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। बस जस्ट समझाने के लिए उन्होंने लिखा होगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इस पीडी को ज़रा ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि अमूमन बच्चे सबस्क्रिप्ट में लिखने के आदी नहीं होते हैं। ये लिखा हुआ है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई और ये लिखा हुआ है पार्शियल यू बाय पार्शियल जेड। अब आप देखें, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है, कि u जो है वो एक्स वाई जी का फंक्शन है, ठीक है। और दिया हुआ भी है कि u एक्स वाई जी का फंक्शन है, सो ये दिया हुआ ज़रूरी था, ठीक है, बहरहाल दे दिया उन्होंने। तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से भी है, y के रिस्पेक्ट से भी है, z के रिस्पेक्ट से भी है। तो इसका मतलब है कि u एक्स वाई जी तीनों पर डिपेंड कर रहा है, जो कि बात यहाँ कही गई है। अब इसको अगर मैं ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। अब इसमें देखें ना, ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है u को छोड़ के, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा एल एक्स और u एज इट इज़, फिर प्लस, फिर ये पार्शियल ओवर पार्शियल y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल सब y और u एज इट इज़, फिर प्लस, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल z की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल जी और u एज इट इज इक्वल टू u। यही तरीका होता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का ऑपरेटर की फॉर्म में। तो एल एक्स से मेरी मुराद क्या है,
एल एक्स से मेरी मुराद है पार्शल ओवर पार्शल एक्स, एल वाई से मेरी मुराद है पार्शल ओवर पार्शल वाई, और एल जेड से मुराद है पार्शल ओवर पार्शल जी। ये लिखना ज़रूरी होता है, उसकी वजह यह है ताकि पढ़ने वाले को ये पता चले कि जी एल एक्स का क्या मतलब है। अब अगर पढ़ने वाले इस इक्वेशन को पढ़ेगा और साथ में ये भी लिखा होगा तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि ये असल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब हम ये तो हमने इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में तो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डोमेन डिकम्पोजिशन में, क्या आप ऑपरेटर डिफाइन करते हैं और फिर एल एक्स यानी इन्वर्स ऑपरेटर डिफाइन करते हैं और इस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। अब इन्वर्स ऑपरेटर जितने आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन किए इतने ही इन्वर्स ऑपरेटर होंगे। एल एक्स इन्वर्स क्या होगा जी, ये एक इंटीग्रल होगा कहाँ से, 0 से लेकर एक्स तक। ठीक है, और डी एक्स इसी तरह से एल वाई इन्वर्स क्या होगा जी, ये भी एक ऑपरेटर होगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर वाई तक, डी वाई। और इसी तरह से एक होगा 0 से लेकर जेड तक जो कि एल जी इन्वर्स होगा, डी जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर हमने इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करें, ये वाला अप्लाई करूं एल एक्स इन्वर्स, एल वाई इन्वर्स अप्लाई करूं, या एल जेड इन्वर्स अप्लाई करूं। तो ये बताने कि मैं कौन सा इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करूं, इसके लिए आपको कंडीशंस को देखना होगा। अब आप इस कंडीशंस पर आ जाएं और कंडीशंस पर गुफ्तगू करते हैं। ये जो कंडीशंस हैं इनको ज़रा देखें आप। 3 कंडीशन दी हुई हैं। एक कंडीशन ये दी हुई है 1, एक ये दी हुई है 2 और एक कंडीशन ये दी हुई है 3। पहली कंडीशन किस पे दी हुई है, एक्स पे, कि u की वैल्यू किसके बराबर है, u बराबर है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल वाई प्लस एक्सपोनेंशियल जी के, जबकि x की वैल्यू कितनी है 0, ये x की वैल्यू है। इसका मतलब है कि पहली जो कंडीशन है वो डिफाइन की गई है एट x इज इक्वल टू 0 पे, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो u की वैल्यू ये होगी। दूसरी कंडीशन चेक करें, ये किसकी जगह उन्होंने 0 लिखा है, y की जगह। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन डिफाइन की गई है एट y इज इक्वल टू 0 पे, और तीसरी कंडीशन में उन्होंने एक 0 लिखा हुआ है जो कि z की जगह लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि तीसरी कंडीशन डिफाइन है एट z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x पे भी कंडीशन गिवन है, y पे भी गिवन है और z पे भी गिवन है। तो जब तीनों पर कंडीशन गिवन है तो अब आपकी मर्जी है आप इस इक्वेशन पे एल एक्स इनवर्स अप्लाई करें, एल वाई इनवर्स अप्लाई करें या एल जेड इनवर्स अप्लाई करें। तीनों अप्लाई करें, कोई तीनों में से कोई एक अप्लाई करें। तीनों को आप अगर अलग अलग अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट एल एक्स इनवर्स अप्लाई करता है, एक एल वाई इनवर्स अप्लाई करता है और एक एल जेड इनवर्स अप्लाई करता है, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है जी, इसका जो सॉल्यूशन है वो आ रहा है जी एक्सपोनेंशियल वाई प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल जी। ये आपके पास सॉल्यूशन है। तो आप तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्वर्स ऑपरेटर है, और उसकी रीज़न ये है कि चूँकि एक्स पे भी कंडीशन गिवन है, वाई पे भी गिवन है और जेड पे भी गिवन है, लिहाजा तीनों पे कंडीशन गिवन है, लिहाजा मैं एल एक्स इनवर्स, एल वाई इनवर्स और एल जी इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, और या अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा नंबर है 034320000567। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।